600 प्लस के लिए क्या किया जाए। 600 प्लस मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए। अब हमें इस रुकावट को क्रॉस करते हुए, इस बैरियर को क्रॉस करते हुए 600 प्लस मार्क्स के रेंज में जाना है। सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और जब वो रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो फिर से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगले टेस्ट में। आगे तो मुश्किल और बढ़ने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र चांदवानी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम नीट डिवीजन कोटा। आज बात करने आया हूं उन स्टूडेंट से जिन्हें नीट 24 देना है। स्टूडेंट्स, अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नीट 24 देना है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, अगर मैं बात करूं तो जो यूजुअल कट ऑफ हम देख रहे हैं तो इट इज़ मोर देन 600, मतलब 600 प्लस मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए। तो स्टूडेंट्स, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो जो 600 प्लस मार्क्स की रिक्वायरमेंट है हम अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मे बी 50 मार्क्स, मे बी 100 मार्क्स और 150 मार्क्स अभी भी हमारे कम है, मतलब हम 450 से कहा जाए कि 600 के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और अब हमें इस रुकावट को क्रॉस करते हुए, इस बैरियर को क्रॉस करते हुए 600 प्लस मार्क्स के रेंज में जाना है, सिलेक्शन को पक्का करना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। तो यस स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी है कि सर 600 प्लस के लिए क्या किया जाए, आप वो स्ट्रेटेजी बताएं। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें अगर आपके मार्क्स 550 आ रहे हैं, ठीक है, 550 के आसपास आप एवरेज मार्क्स में लाई कर रहे हैं और हमें 600 प्लस में जाना है, ठीक है। ये 550 का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो 500 वाले स्टूडेंट्स हैं या 450 वाले स्टूडेंट हैं वो अकॉर्डिंगली उस रेशियो में अपनी कैलकुलेशन करके उस तरह से अपनी स्टडी प्लान आगे के लिए कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे मार्क्स जो हैं वो 550 प्लस के आसपास अटके हुए हैं और हमें सिलेक्शन की रेंज में जाना है, 600 प्लस में जाना है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि 720 मार्क्स का अगर टोटल पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 720 है और उसमें से अगर आप 550 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे 170 मार्क्स की हमारी परफॉर्मेंस में कमी है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए तो एज यू नो इट इज 720, मतलब जो मार्क्स हमारे यहां पर डेफिशिएट कर रहे हैं उस 720 स्कोर के लिए, वो 170 मार्क्स की डिफिशिएंसी हमारे स्कोर में कहीं ना कहीं है। तो जो मार्क्स डेफिशिएट कर रहे हैं वो यहां पर हैं 170 मार्क्स, राइट। अब 170 मार्क्स को भी हम कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रहते हो और कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हो। मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूं, एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं एक पर्टिकुलर नंबर के साथ में बात कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि इन 170 मार्क्स में से आपके 30 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके रॉन्ग हो गए। अब 30 क्वेश्चंस इंटू 5, क्योंकि -5 मार्क्स आपके होने वाले हैं एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने पर टोटल। तो ऐसे केस में हम बात कर सकते हैं -150 तो हमारे ये हो गए, राइट। और ऐसा मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन आपके जो है वो अनअटेम्प्टेड रहे, मतलब 180 में से आपने 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिए, अनअटेम्प्टेड रहे और 30 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके रॉन्ग हो गए। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर आपके यहां पर अनअटेम्प्टेड रहे तो इंटू -4, 20 मार्क्स आपके ये नेगेटिव हो गए। इसका मतलब टोटल आपका नेगेटिव जो हुआ वो 170 मार्क्स का नेगेटिव हुआ और अकॉर्डिंगली योर स्कोर इज 550, राइट। तो 170 मार्क्स हमारे कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं 720 स्कोर को टच करने में। स्टूडेंट्स, यूजुअली अभी हम देख रहे हैं कि आपका कोर्स सब जगह पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप रिवीजन के अकॉर्डिंग और जो मेजर टेस्ट आपके चल रहे हैं आप वो टेस्ट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, होता क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक संडे को आपका मेजर टेस्ट हुआ, आपका स्कोर 550 रहा। अब नेक्स्ट संडे को मान लेते हैं आपका नेक्स्ट मेजर टेस्ट है। ये यूजुअल स्टूडेंट्स का एक मेंटालिटी होती है कि चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट संडे को जो मेरा मेजर टेस्ट है मैं उसके लिए फिर से तैयारी करता हूं। और वो क्या करते हैं, फिर से 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। मतलब फिर से वही चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ऑफ बॉटनी एंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ जोलॉजी, वहां से आप फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और फिर सैटरडे तक आप अपना 100%
सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और जब वो रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो फिर से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगले टेस्ट में। स्टूडेंट आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि मे बी अभी आपका संडे टू संडे का गैप मिलकर के आपका टेस्ट हो रहे हो, लेकिन अप्रैल में हो सकता है ये गैप कम हो जाए, आपके 4 डेज के गैप में टेस्ट हो रहे हो, आपके 3 डेज के गैप में टेस्ट हो रहे हो, तब आप क्या करेंगे? अगर 6 डेज हमारे लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं सिलेबस को रिवाइज करने में, तो आगे तो मुश्किल और बढ़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा नहीं करें। यूजुअली क्या होता है, देखो जब आप 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं तो या तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं या फिर जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं आप उन्हीं को फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको यह भी समझना होगा कि अगर आपने 550 स्कोर किया है, इसका मतलब 550 से रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पार्ट, जितना भी सिलेबस मेरा है वो तो मेरा ऑलरेडी तैयार है ना, उसके लिए तो आप कॉन्फिडेंस रहें। वो कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि 550 मार्क्स तो मेरे आ चुके हैं, मतलब वो सिलेबस मेरा तैयार है। अब मुझे केवल 170 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस सिलेबस को पक्का करना है, उस पार्ट को मुझे पक्का करना है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जरा उसकी बात करते हैं। तो 170 मार्क्स मुझे कहीं ना कहीं अपने स्कोर में एडिशन करना है, तब मैं 720 स्कोर को मैं टच कर पाऊंगा। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हो गए और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो मान लेते हैं मेरे जो है वो 5 क्वेश्चन है, राइट। इसका मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे 35 क्वेश्चन से रिलेटेड जो पोर्शन है, जो मेरे सिलेबस का, टोटल सिलेबस का जो 35 क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट है वो पार्ट मेरा वीक है। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस में, जो नीट सिलेबस आपका है, उस सिलेबस में जो भी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन चैप्टर्स के सब टॉपिक्स को आप मार्क करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो ऐसा नहीं करना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ रहे हैं। नो, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो उनके सब टॉपिक्स हैं, जिस पर्टिकुलर सब टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको मार्क कर लें। और अब आप इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे फॉर द नेक्स्ट मेजर टेस्ट। करना क्या है, कितना टाइम इसको देना है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि आपका संडे टू संडे मेजर टेस्ट अभी हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक वीक की फ्रीक्वेंसी है। तो मान लेते हैं संडे को आपने टेस्ट दिया, अब आपके पास नेक्स्ट संडे को फिर से टेस्ट करने के लिए 6 डेज अवेलेबल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम क्या करने वाले हैं, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू वेडनेसडे मतलब 3 डेज हम अपनी वीकनेस पर काम करेंगे। स्टूडेंट्स वर्क ऑन योर वीकनेस। यस स्टूडेंट, ये आप मिस्टेक करते हैं कि नेक्स्ट मेजर टेस्ट की तैयारी के लिए फिर से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और जब वो नहीं हो पाता है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है। और स्टूडेंट अगर आप यहां से हार गए तो फिर आपको कोई भी आसानी से हरा सकता है। तो हमें यहां से नहीं हारना है, हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है। और उसके लिए पहले आप अपनी वीकनेस पर काम करें, आप पहले उसको टाइम दें। तो हमें क्या करना होगा, 50% टाइम, टोटल डेज जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल डेज जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल है, मान लेते हैं कि वो 6 डेज मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये कम होगा तो मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग डेज को उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि संडे टू संडे अभी मेरे मेजर टेस्ट चल रहे हैं, तो मेरे पास 6 डेज हैं। उन 6 डेज में से जो भी नंबर ऑफ डेज आपके पास नेक्स्ट टेस्ट के बीच में अवेलेबल है, उनमें से 50% टाइम, हम 50% टाइम किसको देंगे, अपनी वीकनेस को देंगे। ठीक है, 50% टाइम हम इसको देंगे, हम उन सब टॉपिक्स को देंगे जिन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं गलत करके आया हूं उस टेस्ट में। ठीक है, तो मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन, मतलब 50% टाइम मैंने इन सब टॉपिक्स को दिया, राइट। और केवल सब टॉपिक्स को पढ़ना ही नहीं है बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। सब टॉपिक को अपने नोट्स में से, जो आपके बेस्ट नोट्स हैं, आप उनमें से पढ़िए। उसी टॉपिक को, उसी सब टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी पढ़िए। तो थ्योरी को हमने 2 जगह से कवर कर लिया, अपने नोट्स में से और एनसीईआरटी में से। अगर बात की जाए थ्योरी पार्ट को, तो थ्योरी पार्ट को आपने जो आपके क्लास नोट्स हैं और जो एनसीईआरटी है वहां से आपने कवर किया। और अब आपको करना क्या है बच्चों, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं
कि अगर आपके 35 क्वेश्चन टोटल रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड रहे हैं, इसका मतलब एक एवरेज अगर हम ले लें कि एक सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन अगर हमारा गलत हुआ है, तो ऐसे टोटल मेरे 35 सब टॉपिक्स होंगे जिन्हें मुझे मंडे टू वेडनेसडे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। ये भी एक कंडीशन ले लेते हैं कि एक सब टॉपिक के मान लेते हैं 10 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, 10 क्वेश्चन फॉर ईच सब टॉपिक। हर सब टॉपिक के अगर मैं 10 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करता हूं थ्योरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के बाद में, तो अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये अप्रोक्स 35 सब टॉपिक्स हैं, तो इनटू 10 क्वेश्चंस ईच सब टॉपिक, मतलब मुझे 350 क्वेश्चंस को फिर से तैयार करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। तब मेरे ये सब टॉपिक्स फिर से स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा अगले टेस्ट के लिए। तो 50% टाइम जो भी हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल है उसका मैंने अपनी वीकनेस पर काम किया। ठीक है, अब मेरे पास दिन बचते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। उन 3 दिन में मुझे क्या करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि 170 मार्क्स के जो मेरी डेफिशिएंसी थी 720 टच करने में, उसको मैंने 3 दिन दिए, मतलब वीकनेस पर मैंने 50% टाइम अपना डिवोट किया है, उसको मैंने पक्का किया है। लेकिन बच्चों जो 550 मार्क्स मैंने पिछले टेस्ट में स्कोर किए, मुझे वो भी तो मेंटेन करने हैं, मुझे वो भी तो सिलेबस रिवाइज करना है। बिल्कुल करेंगे बच्चों। अब उसमें आपके पास जो 3 दिन है, उन 3 दिन में से मैं अब बात कर रहा हूं 550 मार्क्स को मेंटेन करने की। उन 550 मार्क्स को मेंटेन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ये करने वाले कि 3 डेज में से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो वो पार्ट जिसको हमें बार बार मेमोराइज करना होता है, जो मेमोराइज करने वाला पार्ट होता है, हो सकता है ऐसा कुछ पार्ट बायोलॉजी में हो सकता है, ऐसा कुछ पार्ट केमिस्ट्री में हो सकता है, ऐसा कुछ पार्ट फिजिक्स में भी हो सकता है, जिन्हें आपको मेमोराइज करना पड़ता है या जिन्हें आपको बार बार देखना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं शॉर्ट मेमोरी में हमारे रहता है और कुछ दिन के गैप आने की वजह से वो निकल जाता है हमारे दिमाग में से, और उस वजह से फिर हम क्वेश्चन में उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेमोराइज करने वाले पार्ट है, जिनको याद करने वाला पार्ट है, वो मेमोराइज करने वाला जो पार्ट है, मैं उसमें अपना इस टाइम का 33% टाइम देने वाला हूं, मतलब 1 डे। अगर मैं यहां पर 33% की बात करूं तो जो मेरे पास रिमेनिंग 3 डेज हैं, एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में उन चैप्टर्स को देने वाला हूं, उस थ्योरी पार्ट को देने वाला हूं जो मुझे याद करना पड़ता है या जिसे मुझे बार बार देखना पड़ता है। हो सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये टॉपिक डिफर कर सकते हैं, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस पार्ट को हमें टेस्ट से पहले एक बार देखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके बायोलॉजी में जिनको आपको बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, आप 33% टाइम मतलब एक दिन उसको दीजिए, और अब जो रिमेनिंग आपका 66% टाइम है, या कहा जाए 67% टाइम जो है, मतलब अप्रॉक्स 2 डेज जो अब आपके पास बचे हैं, आप इसमें वो चैप्टर्स रिवाइज करेंगे बच्चा। वो चैप्टर्स आप रिवाइज करेंगे जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं या जो आपको लगता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, बट क्योंकि टेस्ट से पहले उसका रिवीजन जरूरी होता है, हर चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। तो अब जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो आप इन चैप्टर्स को दें। तो इसका मतलब 550 मार्क्स जो मैंने स्कोर किए थे उसको मेंटेन करने के लिए मैंने अपना टोटल डेज, जो 6 डेज का गैप हम लेकर चल रहे हैं, उसमें से 50% टाइम मैंने इसको दिया और 50% टाइम मैंने अपनी वीकनेस पर काम किया। क्योंकि बच्चों वीकनेस पर काम करके ही आप मार्क्स को इंप्रूव कर पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, 6 डेज का गैप है, मेरे 100 चैप्टर्स हैं, मैं 100 चैप्टर्स को 6 डेज में डिवाइड कर लूं और डिवाइड करके हर चैप्टर को इस तरह से तैयार करूं। जब आपके सामने ये कंडीशन आती है कि मुझे 15 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करने हैं, तो कहीं ना कहीं आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, आपको लगता है मैं 15 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करूंगा या कैसे कंप्लीट करूंगी। ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। स्टूडेंट, हर नेक्स्ट टेस्ट में आप अपनी वीकनेस पर काम करें। प्रीवियस टेस्ट आपको आपकी वीकनेस बताएगा, अगले टेस्ट के बीच में जो भी टाइम का गैप है उसमें 50% टाइम अपनी वीकनेस को दीजिए। वीकनेस को कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने आपको बताया। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लें जो आपके अनअटेम्प्टेड रहे या रॉन्ग हो गए, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स को मार्क करें। उन सब टॉपिक्स को अपने नोट्स और एनसीईआरटी से पक्का कीजिए और हर सब टॉपिक के 10 क्वेश्चन कीजिए। तो ये तो हो गया मेरा वीकनेस वाला काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट 50% टाइम जो बचा है उस पर मैं क्या करने वाला हूं, उसमें से 33% टाइम में उन टॉपिक्स को दूंगा जिनको मेमोराइज करना होता है, बार बार देखना होता है,
और बाकी बचा हुआ 67% टाइम मैं देने वाला हूं उन टॉपिक्स को जो मेरे कहीं ना कहीं पक्के या कंसेप्चुअल हैं, जिनको हल्का सा देखना होता है और वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। इस तरह से अगर आप अपने हर टेस्ट की प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडीज में, अपने डेली की स्टडीज में, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि डेफिनेटली आप जिन मार्क्स के रेंज में अटके हुए हैं, जहां पर आप स्टक हो गए हैं, आप वहां से शूट कर जाएंगे और सिलेक्शन की रेंज में जाएंगे। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, इस टाइम पर थोड़ा सा स्टडीज में इम्बैलेंस रहता है स्टूडेंट्स के। वो इम्बैलेंस क्या है? देखो, मैं ये मानता हूं कि हमें अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, रैंक को पक्का करने के लिए 3 चीजों पर काम करना होता है: थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। टेस्ट देना जरूरी है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसमें भी डाउट नहीं है। और थ्योरी को रिवाइज करना जरूरी है, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये ऑटो के 3 टायर हैं, राइट। एक टायर तो हमारा कौन सा वाला है? एक तो है हमारा थ्योरी वाला टायर, एक है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टायर, और एक है हमारा टेस्ट पेपर। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी टायर पंक्चर अगर हुआ तो ऑटो चल नहीं पाएगा, ऑटो के पलटने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा ऑटो चलना चाहिए, इवन मैं तो कहूंगा जबरदस्त दौड़ना चाहिए फुल कंट्रोल के साथ में। वो तभी पॉसिबल है जब आप तीनों पार्ट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। तीनों टायर का एयर प्रेशर बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो थ्योरी को आप इंपॉर्टेंस दें, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दें, और टेस्ट पेपर तो देना ही है। अभी ये देखा जाता है कि स्टूडेंट थ्योरी को पढ़ना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नोट्स को पढ़े हुए 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, और बस सीधा सर मुझे तो टेस्ट देने, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, मैं तो दिन में 2 टेस्ट दे लेता हूं सर। बेटा अगर आप टेस्ट में ही अटके रहेंगे तो आप अपनी वीकनेस पर काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आपको टेस्ट देना चाहिए, मैं उस पर कहीं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन हर बात में इक्विलिब्रियम बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपके हैं या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसकी थ्योरी को पक्का करें, बाकी बचे हुए पार्ट को जो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसकी थ्योरी को भी थोड़ा सा रिवाइज करें और फिर अगला टेस्ट दें। तो स्टूडेंट इन तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए, इनमें प्रॉपर इक्विलिब्रियम, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी मंजिल दूर नहीं है। आने वाला नीट 24 आपको ऐसी खुशी देगा, आपके परिवार को वो खुशी देगा जो आप चाहते हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो जो मेरा पास्ट इतने सालों का एक्सपीरियंस है, या जो टॉप रैंकर्स मेरे कांटेक्ट में रहे, जिनको मैं पढ़ा पाया हूं, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि टॉप रैंकर्स को मैं पढ़ा पाया हूं, उनकी ये फीडबैक है और कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको सिंक्रोनाइज करते हुए, जिसको मिक्स करते हुए स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में शेयर की है इस लास्ट टाइम के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप तैयारी करें और आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे, ऐसी मेरी विशेष है और गॉड से प्रे भी है।